नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं सुपर हिट शो राजनीति। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज राजनीति के मैनिफेस्टो में क्या है। आज राजनीति की लीड स्टोरी में बात करेंगे सनातन पर छिड़े सियासी संग्राम, जिसमें शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान देते हुए दावा किया कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया और सनातन नाम का कोई धर्म कभी था ही नहीं। इसके बाद बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर दावा किया उन पर मोदी, योगी और भागवत का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने आतंकवाद के रंग पर भी नई बहस छेड़ दी। अगली खबर होगी सीएम योगी के एक्शन की, जिसमें उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फरमान जारी किया है कि जो भी ड्रोन से दहशत फैलाएगा वो जेल जाएगा। राजनीति में इसके बाद बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में चल रहे कट्टरता के पाठ की, जिसमें देवी देवताओं के अपमान पर घमासान मच गया है। और राजनीति के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे बाढ़ और बारिश से हुई बर्बादी की कुछ तस्वीरें, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। और राजनीति के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे ऑपरेशन अखल की, जिसमें तीसरे दिन भी जारी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर शिकंजा और तेजी से कस दिया है। लेकिन राजनीति में आज सबसे पहले बात करते हैं सनातन को बदनाम करने को लेकर हो रही बड़ी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट के फैसले के बाद से ही एक से एक बयानवीर सामने आ रहे हैं और सनातन की नई नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। अब एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक बार फिर सनातन पर कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने सियासत में सनसनी मचा दी है। सनातन पर जितेंद्र आव्हाड ने प्रहार करते हुए कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। सनातन नाम का तो कोई धर्म कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रोका गया, फुले और अंबेडकर पर जुल्म ढाए गए। सनातन विचारधारा भारत के पतन की एक बड़ी वजह है। हिंदू धर्म मानता हूं, सनातनी सोच का नहीं हूं, यह कहा जितेंद्र आव्हाड ने। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जितेंद्र आव्हाड को सनातन पर अधूरा ज्ञान है और क्या जितेंद्र आव्हाड सनातन को बदनाम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शरद पवार के विधायक का बयान, सनातन धर्म पर प्रहार। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी। वोट बैंक के लिए सनातन को बदनाम मत करो। इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। सनातन का अपमान सियासी हथियार। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। शरद पवार की पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने फिर सनातन के खिलाफ जहर उगला है। जितेंद्र आव्हाड ने सीधे सनातन धर्म को भारत की बर्बादी की वजह बताया है। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी। इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। अब सवाल यह है कि बार बार सनातन धर्म पर वार क्यों किया जा रहा है और बार बार वोट बैंक के लिए सनातन को राजनीतिक हथियार क्यों बनाया जा रहा है। ये बयान है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी एसपी के फायर ब्रांड विधायक जितेंद्र आव्हाड का। पूरा देश बर्बाद करने वो विधायक जो 4 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं की जुबान से निकल रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ जहर। हालांकि सनातन पर जितेंद्र आव्हाड के अटैक के बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपने ऐसा ही कहा होता कि इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, जैसे आपने सनातन अलग है, हिंदू अलग है कहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दिया जाता। कौन सहिष्णु है और किस प्रकार से
देश में व्यवहार करना चाहिए, मुझे लगता है ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी जितेंद्र आव्हाड जी से पूछे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे, जो मन चाहे शब्दों का चयन करोगे। उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया सनातन धर्म के लिए। क्या श्रीमान आव्हाड ये जानते नहीं? भली बात जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। ये कहना कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में फर्क है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि आप जिम्मेदार हो कास्ट ऑपरेशन को लेके और सोशल एक्सक्लूजन को लेके। तो जब भी आप बयानबाजी करते हैं जितेंद्र आव्हाड, सोच समझ के बोलिएगा। सियासी घमासान मचा है, लेकिन जितेंद्र आव्हाड अपने बयान पर कायम है और सनातन को भारत की बर्बादी की वजह बता रहे हैं। चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया, ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को अपने दुश्मन के हाथों में पकड़ देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला, क्यों किया? कौन थे वो सनातनी थे। सियासी घमासान तो मचा ही है और इस धर्म युद्ध में संत भी कूद गए हैं। देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। संपूर्ण जनमानस से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों को प्रतिकार करना चाहिए, ऐसे लोगों को भारत देश से भगाने का काम करूंगा। देव निंदा कानून भी बनाना चाहिए कि कोई भी देवी देवताओं का अपमान करता हो, कोई भी सनातन धर्म पे बेवजह बोल देता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो क्या जितेंद्र आव्हाड की राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को निशाना बनाकर चमकाई जाए? क्या ये वही सेक्युलरिज्म है जिसमें बहुसंख्यकों की आस्था पर बार बार चोट की जाए? जनता देख रही है और जवाब भी वही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर सामने आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अय्यर ने ऐसा बयान दे दिया जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। अय्यर ने न सिर्फ पाकिस्तान की पैरवी की, बल्कि मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा दिए। अब अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। पाकिस्तान को अय्यर की क्लीन चिट क्यों? हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। पाकिस्तान प्रेम में सेल्फ गोल, विपक्ष फिर एक्सपोज। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। पहले पी चिदम्बरम और अब मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस नेताओं को हो क्या गया? एक के बाद एक इन नेताओं का आखिर पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग रहा है? पाकिस्तान प्रेम में डूबे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम अटैक में पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दी। पहले मणिशंकर अय्यर का पूरा बयान सुनिए। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। इससे पहले पी चिदम्बरम के पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान मचा था। चिदम्बरम ने पूछा था कि पहलगाम आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसके सबूत नहीं, क्या पता वो देश के अंदर के आतंकी हो। हमने क्यों मान लिया वो पाकिस्तान से आए? क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान कर ली है? ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान को सरकार छिपा रही है। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी तो बीजेपी ने पूरी पार्टी को ही घेर लिया।
भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत परमाणु बम की ब्लैकमेल में नहीं आता, ना रहता है, ना सहता है। पर पता नहीं क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर हो या चिदम्बरम, वे कभी पाकिस्तान के मीडिया की भाषा, पाकिस्तान सेना की भाषा, कभी भारत की सेना से हिसाब मांगते, कभी पाकिस्तान को एनओसी जारी करते। 16 घंटे की लोकसभा में 16 घंटे की राज्यसभा की बहस के अंदर कांग्रेस नेताओं में अगर दम होता तो शशि थरूर जी को बोलने का मौका देते। अगर शशि थरूर बोलते तो बताते कि हमने वहां जाकर क्या किया है। भारत का कोई युद्ध का सर्टिफिकेट लेने नहीं गए थे। पाकिस्तान पर कांग्रेस निशाने पर आई तो पार्टी ने मणिशंकर के बयान से किनारा करते हुए इसे उनका निजी बयान बताया। की अपनी ओपिनियन है, मणिशंकर जी बोल रहे हैं तो जवाब उन्हीं से लीजिए, हम कांग्रेस पार्टी से मुझसे क्यों ले रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम पर एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के बयान से कांग्रेस पर ही सेल्फ गोल हो रहे हैं, जिससे इस मुद्दे पर कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, जो कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद पहली बार भोपाल में अपने घर पहुंची, जहां उन्होंने फिर से एक बार दावा किया कि उन पर पीएम मोदी, योगी और भागवत का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि आतंकवाद का रंग भगवा नहीं होता। हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं। मालेगांव विस्फोट मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में अपने सरकारी आवास पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। घर पहुंचते ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की आरती की गई और उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी हुई। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर इस बात का दावा किया कि पूछताछ के दौरान एटीएस ने यूपीए सरकार के दबाव में उन्हें पूरी तरह प्रताड़ित किया और भागवत, योगी, मोदी समेत बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया। विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। इस दौरान साध्वी प्रज्ञा ने आतंकवाद को भगवा कहे जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, आतंकवाद का रंग हरा होता है। हिंदू सबके बारे में शुभ चाहता है, इसलिए वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। साध्वी प्रज्ञा ने इस दौरान एटीएस के अधिकारियों पर नियम तोड़कर उन्हें प्रताड़ित करने और कांग्रेस पर तुष्टीकरण नीति अपनाने का आरोप लगाया। साध्वी के इस बयान पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने साध्वी के आरोपों पर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने इसे साध्वी का सियासी हथकंडा करार दिया। साध्वी प्रज्ञा जी को जो कष्ट दिया गया उसका बयान नहीं किया जा सकता। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद कर संपूर्ण सनातन को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस और वो लोग जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी सहित सभी अभियुक्तों पर इस तरह का अत्याचार किया था,
उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बहुत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब चीज़ें हैं, तो ये कोर्ट ने दिया है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। और अब कुछ मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और दिल्ली में सरकार है, कुछ पद मिल जाए, कुछ हो जाए, कोई पोजीशन मिल जाए, या फिर से कहीं कहीं चेयरमैन बन जाए, इन सब के लिए सब बातें उठानी हो जाती है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को 30 जुलाई को बरी कर दिया था, जिसके बाद से साध्वी प्रज्ञा खुलकर एटीएस और तब की यूपीए सरकार पर हमलावर है, जिस पर जुबानी जंग तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटे यूपी के जिले में पिछले कुछ दिनों से लोग दहशत में जी रहे थे। रात में लोगों को ड्रोन दिखाई देता और जिससे लोगों को चोरी और क्राइम का डर रहता था, लेकिन जैसे ये खबर योगी तक पहुंची, योगी ने तुरंत ऐसे अराजक, उपद्रवी और क्रिमिनल माइंड लोगों के लिए ऐसा ऐलान कर दिया कि अब ड्रोन उड़ाकर कोई दहशत नहीं फैला पाएगा। क्या है योगी की ड्रोन नीति जिससे अपराधियों में दहशत फैल गई है? पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रोन से फैलाई दहशत तो यूपी में खैर नहीं। बिना परमिशन उड़ा ड्रोन तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट। यूपी में लगातार अवैध और संदिग्ध ड्रोन उड़ानों के जरिए लोगों में दहशत फैलाने की कोशिशों को योगी सरकार ने सख्ती से लिया है। यूपी में ड्रोन उड़ाने को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध तरीके से ड्रोन उड़ाकर लोगों में दहशत फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। ड्रोन को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन न करने वालों पर सीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो ऐसे आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर के काफी ज्यादा सख्त है। हाल ही के दिनों में कई एक जगहों पर ऐसी घटना देखने को मिली, अवैध रूप से ड्रोन को उड़ाया गया था और उसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल बन गया था। और इसको लेकर के ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि यदि आपके पास अनुमति नहीं है और बिना अनुमति का आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए भी आपके ऊपर लगाया सकता है। वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के कुछ जिलों में लगातार संदिग्ध और अवैध ड्रोन उड़ाने और दहशत फैलाने की लगातार शिकायतें आ रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ड्रोन के जरिए घरों की रेकी की जा रही थी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग लाठी डंडे लेकर रात को घरों के बाहर छत पर चोरी के डर से इंतजार करने लगे। इसी चक्कर में कुछ लोगों की पिटाई भी हो गई, जिससे कई जिलों में चोरी और पिटाई को लेकर दहशत फैल गई। मामला सरकार तक पहुंचा तो इस शिकायत को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया और ड्रोन नीति बनाने के साथ अधिकारियों को भी नियमों के सख्ती से पालन का निर्देश दिया, जिसके बाद बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्ती बरती जा रही है। अफवाह या डर फैलाने वाले और नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। अब तक 28 पोस्ट को चिन्हित कर 16 केस दर्ज कराए गए हैं और 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ड्रोन्स हैं, इनको उड़ाने के लिए विधिवत रूल्स हैं। एक ड्रोन पॉलिसी जो होती है उसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। एवं उत्तर प्रदेश की भी जो ड्रोन से संबंधित हमारी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति है 2023, उसके अंतर्गत इनका जो संचालन किया जाता है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो इंटरनेट पर भी इसकी नियमावली को पढ़ सकते हैं। और कोई अगर अनऑथराइज भी ड्रोन उड़ाता है तो उसका ड्रोन भी सीज किया जाएगा, उसके विरुद्ध विधिवत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। योगी के निर्देश के बाद हर जिले को निर्देश दिया गया है कि ड्रोन एक्टिविटी की समीक्षा की जा रही है। साथ ही ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाने के आदेश दिए गए हैं, जिससे भविष्य में किसी सस्पेक्टेड एक्टिविटी पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं योगी फोर्स के ऑपरेशन तलाश की, जिसके तहत आतंक, अपराध और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। योगी फोर्स इस ऑपरेशन के तहत सड़कों पर उतरकर एक एक मोबाइल फोन दुकान की जांच कर रही है, जहां सिम कार्ड बेचे जाते हैं। पुलिस की कोशिश है कि फर्जी सिम कार्ड के जरिए होने वाले अपराध पर लगाम कस दी जाए। ये रिपोर्ट देखिए आप। अपराध पर लगेगी लगाम, योगी फोर्स का नया अभियान। ऑपरेशन तलाश और क्राइम का होगा पर्दाफाश।
ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा के बाद अब योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी हो गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी अपनी फोर्स के साथ शहर की एक मोबाइल की दुकान पर जाकर जांच कर रहे हैं, ताकि फर्जी सिम के जरिए चल रहे आतंक और अपराध के मिशन पर ब्रेक लगाई जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत बार हम लोग जानते हैं कि जो सिम के माध्यम से, फेक सिम के माध्यम से, प्री एक्टिवेटेड सिम के माध्यम से, डुप्लीकेट सिम्स के माध्यम से अपराध और साइबर क्राइम अपराधियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हम उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम उन पर अंकुश लगा सकें। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल है, वहां पर जो कार्यरत कर्मी हैं, उनके सत्यापन का कार्य भी इसी ऑपरेशन तलाश के दौरान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। योगी फोर्स का ऑपरेशन तलाश नोएडा में शुरू हुआ है, जिसमें मोबाइल दुकानों में बिकने वाले सिम कार्ड की जांच की जा रही है। फर्जी नाम पर लिए गए सिम कार्ड का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। दुकान में काम करने वाले लोगों का भी सत्यापन किया जा रहा है। इसके जरिए अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश है। इस ऑपरेशन तलाश का उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार का अपराध हो, किसी चाहे साइबर अपराध हो, उन पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से ही सीबी मैडम महोदया के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। जो हमारा नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा जोन और ग्रेटर नोएडा जोन, तीनों जोनों में डीसीपी, सारे थाना प्रभारी, सारे राजपत्रित अधिकारी इस अभियान में लगे हुए हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करके इस अभियान को चलाया जा रहा है। योगी फोर्स का यह अभियान नोएडा में 26 जुलाई को शुरू किया गया था, जो 26 अगस्त तक चलेगा और 3 चरणों में फर्जी सिम कार्ड के जरिए हो रही साजिश पर लगाम कस दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं बादलों की मनमानी की, जिसकी वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगे आसमानी आफत से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि पहाड़ों पर अभी और तबाही मचेगी। बादलों के प्रहार से कैसे कांप रहे हैं पहाड़, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल के अधिकतर इलाकों में बादलों का कहर जारी है। लगातार बारिश की वजह से प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब तक की बारिश में लाखों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। साथ ही राज्य में अरबों का नुकसान भी हुआ है। 2 नेशनल हाईवे समेत 305 सड़कें बंद हैं, 284 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं और 210 पानी की परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। अब तक 1692 करोड़ का नुकसान और 179 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग अब भी लापता हैं। चंबा में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली, पानी और यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है, जिसको ठीक करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि अकेले चंबा में ही लैंडस्लाइड से 102 सड़कें प्रभावित हुई हैं। 250 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हैं। 45 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति ठप है। 2 सड़कें जो हैं उस पर आवाजाही बाधित है। उसी के साथ 250 के लगभग हमारे DTR हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं और 45 के आसपास वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं। थोड़ा ठीक नहीं हो जाता है तब तक नदी नालों के पास जाना जो है वो पूर्ण रूप से अवॉइड करें, अपने लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, और साथ ही में अनावश्यक ट्रैवल से भी आप बचें। मंडी और हमीरपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल के अस्तित्व को लेकर चिंता जाहिर की है और इस मामले पर जवाब भी मांगा है। हिमाचल के राज्यपाल भी मंडी के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं DC से जरूर इस बात को करूंगा कि यहाँ की कोई अगर आवश्यकता होती है तो ये जैसे हमको बताएंगे और हम राजभवन से उसको भेजने का काम करेंगे। या जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत बड़ा कमेंट है कि भाई हिमाचल में अगर हम लोग सुव्यवस्थित नहीं रहे तो कहीं हिमाचल के अस्तित्व ही न मिट जाए। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हम सब लोगों को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है और करेंगे। शेष शासन कर रहा है, हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल के अस्तित्व को लेकर सरकार चिंता में है, क्योंकि अवैज्ञानिक निर्माण और कुदरत का प्रहार हिमाचल और वहां रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ रहा है।
कुदरत का कहर सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड पर भी बरस रहा है। चमोली से आइए तस्वीरें देखिए, जहां विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर काम चल रहा था, तभी ऊपर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। कई लोग पत्थरों की चपेट में आ गए, जिससे 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया है। राजधानी देहरादून में हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर हल्की बारिश की आशंका जताई है। ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक लगातार हर जगह पर भारी बारिश हो रही है। इस वक्त मैं राजधानी में सौंग नदी के पास हूं और आप देखिए किस तरह से सौंग नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो टिहरी और उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहां जो बारिश होती है उसके बाद इसका जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता है। राजधानी देहरादून से होकर ये फिर हरिद्वार की ओर एंटर करती है और गंगा में मिलती है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, हादसे और आम लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि जिस तरह इंसानों ने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, अब उसका नतीजा भी उसको ही भुगतना पड़ रहा है। मनमाने प्रोजेक्ट और अवैध निर्माण से पहाड़ अब वहां रहने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। अगर मनमानी जारी रही तो जल्द ही पहाड़ों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पहाड़ों के बाद अब बात करते हैं मैदान की। यहां भी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज है, जहां 15 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। लगातार तेज बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शहर से लेकर देहात तक जबरदस्त बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से बेहाल हैं, जिसमें प्रयागराज इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बाढ़ जैसे हालात, 12 तैरते शहर, घर में घुसा पानी, हर तरफ बर्बादी, जल प्रलय, पलायन को मजबूर लोग। यूपी में लगातार तेज बारिश की वजह से 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव प्रयागराज में देखने को मिला, जहां गंगा और यमुना नदी उफान पर है। इलाके में गंगा का पानी हजारों घरों के अंदर घुस चुका है। आज सुबह गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने 71 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बारिश के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता की मजबूरी दिख रही है। बाढ़ के बीच अपने बच्चे को पिता हाथों में उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे उसकी पत्नी भी साथ चल रही है। बारिश की वजह से घरों में पानी भरने के बाद परिवार वालों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। वहीं इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछा गया है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज वासियों को जलभराव के सिवा और क्या मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और नाव के सहारे एसडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। गंगा का रौद्र रूप सब कुछ तबाह करने को आमादा है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात खराब हैं। शहर के 2 दर्जन से अधिक इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश से गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। शहर के नीचे इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में ले जाने का काम जारी है। बाढ़ के चलते प्रयागराज पढ़ने आए छात्रों को भी दिक्कतें हो रही हैं। मजबूरन छात्रों को अपने घर जाने को मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ की वजह से रूम को खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रतियोगी छात्रों की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। नाव में एक सवार है और
जिस तरीके से जो जलास्तर है यमुना का, वो आपको तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से जो यमुना का रौद्र रूप है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो दर्जनों गांव हैं इससे प्रभावित हैं, जो लोग हैं उनको आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही एक सहारा बची है, क्योंकि पूरे गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जो जलमग्न हो गए हैं और लोगों की सहायता के लिए प्रशासनिक टीमें लगाई गई हैं, जो लंच पैकेट सहित तमाम जो सहायता है वो मुहैया करा रही हैं। जो लोग हैं एक एक करके इसी नाव से आते हैं, जो और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नाव ही यही एक रास्ता रह जाती है। कई दिनों से यहाँ पर जलस्तर के इसी तरीके के हालात हैं। और वहीं ग्रामीण इलाकों को भी बाढ़ का संकट झेलना पड़ रहा है। गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखकर सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में बाकी शहरों का भी हाल अमूमन यही है। गाजीपुर और वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप में सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। वाराणसी में सभी घाट डूब गए हैं। आलम यह है कि 80 घाट से सटे इलाके में पानी भरने लगा है। वहीं बिहार में भी स्थिति ऐसी ही है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ से बिगड़े हालात, आसमानी आफत, लोगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी में गंगा यमुना का रौद्र अवतार। तस्वीर वाराणसी के गंगा घाट की है, जहां गंगा नदी खतरे के निशान पार कर अब रिहायशी इलाके में घुस आई है। काशी में हमारी टीम ने बाढ़ का जायजा लेते हुए घाटों का हाल जानने की कोशिश की। ये तस्वीर हरिश्चंद्र घाट की है, जो पूरी तरह डूब चुका है। अब गलियों में शवों को जलाया जा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति 80 घाट की भी दिखी, जहां गंगा का पानी अब सड़क तक पहुंच गया है। पास की सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वाराणसी में अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा ने जब से खतरे का निशान पार किया है, रिहायशी इलाके, तटवर्ती इलाके और सभी घाट के किनारे रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह का डर समा चुका है। और आप देखिए कि 80 घाट का सबसे बाहरी जो रोड है, अब वहां तक गंगा पहुंच रही हैं। इसके भीतर जाकर लोग घाट का दीदार करते थे, लेकिन अब किसी भी तरीके से कोई भी दर्शनार्थी या पर्यटक गंगा स्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो आरती वगैरह है वो सब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। गाजीपुर में गंगा के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर कांवड़ियों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से प्रशासन ने पहली बार झरना और टोटियों से गंगा जल देने की व्यवस्था की। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी स्थिति दिख रही है, जहां बारिश के बीच यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यमुना का वाटर लेवल 204.14 मापी गई, जो कि डेंजर जोन यानी खतरे के निशान के पास बह रही है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से 20 से 25 हजार क्यूसेक पानी हरियाणा के बैराज में छोड़ा गया, जिस वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में यमुना का स्तर लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका गहराने लगी है। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अमूमन ऐसी ही तस्वीर हर जगह की है। बिहार के बगहा में नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के कारण नारायणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से गंडक नदी में 1,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से नदी के जलस्तर समेत बांधों की निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। वहीं बिहार के लखीसराय में बारिश के बाद सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी। सदर अस्पताल में चारों ओर जल जमाव की स्थिति बन गई, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरा पैजामा भीग गया, क्या करें हम लोग? काफी दिक्कत होता होगा। हाँ, पूरा दिक्कत हो रहा है। कितना दिन से भरा हुआ है पानी? पानी लगता है 1 हफ्ता भरा हुआ। स्थिति तो डामाडोल ही हर एक साल रहते हैं बरसात के सीजन में, और इतनी पानी रहते हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं उनकी दुर्गति ही है। नालों की स्थिति ऐसी है कि गंदा पानी अस्पताल परिसर में घुस जाता है। बीते कुछ दिनों की बारिश में पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। मरीजों और उनके परिजनों को मजबूरी में पानी से होते हुए इलाज के लिए ओपीडी तक जाना पड़ रहा है। बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान में हालात खराब हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भी बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में तीसरे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इलाके में अब भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ जारी है। वहीं इस दौरान एक जवान घायल होने की खबर मिल रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। ऑपरेशन अखल से आतंकियों में दहशत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों में भगदड़। देश के दुश्मनों का हो रहा हिसाब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 दिनों से एनकाउंटर जारी है। अब तक 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं और जो बाकी बचे हैं उनका भी काम तमाम होना लाजमी है। जानकारी के मुताबिक 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल यही वो जंगल है जो कभी एक सेफ हेवन बने थे टेररिस्ट के लिए, लेकिन आज जो सुरक्षा बल है वो इसका काउंटर करते हुए दिख रहे हैं। जंगलों के भीतर गुजर जाते हुए टेररिस्ट को खत्म कर रहे हैं, जिसमें एलीट पैरा कमांडोज है, राष्ट्रीय राइफल्स की कुछ टोलियां हैं जो इसमें ये ऑपरेशन कर रही है। एसओजी है और सीआरपीएफ है। ऑपरेशन के दौरान AK-47 राइफल, AK मैगजीन और ग्रेनेड समेत हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तीसरे दिन भी अखल वन क्षेत्र में भीषण गोलीबारी और रुक रुक कर हो रहे विस्फोटों के साथ ये अभियान जारी है। लगातार फायरिंग जो है यहाँ पर चल रही है जंगलों में। ये ऑपरेशन कोशिश की जा रही है कि आज इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, जो 1 अगस्त शाम को शुरू हुआ था। जानकारी के मुताबिक एक आतंकी की पहचान पुलवामा के राजपुरा निवासी हारिस नजीर डार के रूप में हुई है, जो द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRPF से जुड़ा था। बाकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मुठभेड़ के दौरान एक सैनिक घायल है। सुरक्षा बल बाकी दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और पैरा स्पेशल फोर्स समेत कई उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखल ऑपरेशन अभियान को इस साल के सबसे बड़े आतंकवाद रोधी अभियानों में बताया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाएगा और जितने भी बचे हुए टेररिस्ट हैं उनको खत्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन फाम हुजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कुलगाम। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही मिल रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सांबा में 3 जंग लगे हुए मोर्टार शेल मिले हैं। बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया है। मोर्टार शेल कैसे सांबा पहुंचे, इस बात की जांच जारी है, लेकिन किस तरह उनको डिफ्यूज किया गया, कैसे निष्क्रिय किया गया, कैसे ब्लास्ट किया गया, ये तस्वीरें बता रही हैं।